हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। तो आज का जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और वो है ग्रेविटेशन का रिवीजन। यानी हमने इस लेक्चर को कल ख़त्म किया और एक बार फिर से थ्योरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें क्या हो रहा है, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, यानी कुछ कंसेप्ट हैं जो समझ में नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या किया, एक शॉर्ट रिवीजन चलाया, इस चैप्टर का भी चलाएंगे और इस चैप्टर का जो हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक एक टॉपिक को फिर से हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हर एक कंसेप्ट को क्या करेंगे, टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट रिवीजन का मतलब यही होता है, ठीक। तो हमने क्या बताया था आपको कि दो बॉडी थी, एक का मास m1 था और एक का मास m2 था, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, r था। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा था और हमने बताया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है m1 m2 अपन r का स्क्वायर, और एक g आ जाता है जो क्या होता है, डायरेक्टली का साइन हटाने के बाद g हमारा कांस्टेंट आ जाता है, ठीक। g जो है हमारा, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, यही हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक। और g जो m1 एंड m2 आर द मास ऑफ टू बॉडी, ये जो हमारा m1 है और m2 जो है ये दो बॉडी उनका क्या है, मास है। और r जो है हमारा इन दोनों बॉडी के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ये g जो होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। हमने इसका यूनिट आपको निकालने बताए थे। अब क्या होता है कि ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है और ये वाली बॉडी जो है इस पे फोर्स लगाती है। दोनों का फोर्स क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यानी इस फोर्स ने इस पे एक्शन किया और इसने क्या किया, रिएक्शन किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये फोर्स जो होता है इस बॉडी के सेंटर से एक लाइन पास करती है, उस लाइन के लॉन्ग लगता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। और ये बहुत वीक फोर्स होता है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ये मार्कर और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यानी दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरी वीक फोर्स। यानी बहुत क्या होता है, वीक फोर्स होता है। ये कभी क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, नहीं। ये वाला इस पे जब फोर्स लगाएगा तो ये m2 भी m1 पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यानी ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में रिपेल नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, ठीक। अब क्या कंसेप्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यानी अगर इन दोनों मास को उठा के अगर हम वाटर में रख दें, वहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। यानी मीडियम चेंज करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी जितना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एयर में था उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर में रखने के बाद भी होगा। यानी कि मीडियम चेंज करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, जो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स पहले था उतना ही बाद में भी होगा। तो ये हमारे 5 कंसेप्ट थे। और यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटेशन के बराबर कब होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर कब होगा, जब m1 के मास 1 kg रखेंगे, m2 को भी 1 kg रखेंगे, और इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर का हो जाए तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के बराबर हो जाएगा। ये हमने आपको सारे लेक्चर में क्या किया था, बताया था, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब हम तो देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जरा ध्यान से देखिए। हमने क्या किया था, मान लेते ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ का सेंटर क्या है, यहाँ है, और यहाँ पे अर्थ का मास कितना है, मान लेते हैं me है, कितना है, me है। और यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट
को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये अर्थ है और इस अर्थ पे हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो कहाँ जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। जब अर्थ की सेंटर की तरफ जाएगा तो एक तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा, जो कौन लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। और ये Fg ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर, कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो एक तो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और एक फोर्स अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। मान लेते हैं इसका मास m है और इसका मास कितना लग रहा है, me लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू जी m और मास ऑफ अर्थ अपॉन में r स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, स्मॉल m, क्योंकि इस पे mg लगेगा तो हमारा स्मॉल m, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल m जी। ध्यान से इस फिगर को देखिए, हमने अर्थ को ऑब्जर्व किया तो अर्थ का मास कितना है, me यानी मास ऑफ अर्थ, और एक हमने ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है। तो जब यहाँ से हम लोग किसी बॉल को छोड़ेंगे तो एक तो हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बॉल को कहाँ खींचेगा, नीचे की तरफ, कितना, mg। और एक फोर्स जो लगेगा अर्थ और इस मास के बीच में लगेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों फोर्स एक ही लाइन के लॉन्ग रख रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों के बीच लग रहा है, और एक हमारा mg लग रहा है, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हमारे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हमारा क्या हो जाएगा, Fg किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। यानी कि W किसके बराबर है, mg के, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, Gm हो गया, और ये हमारा मास ऑफ अर्थ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर। तो एक m से हमारा एक m कट जाएगा, तो G इक्वल टू कितना बचेगा, G और मास ऑफ अर्थ अपॉन में r का स्क्वायर। ध्यान से इस फिगर को देखिए, इक्वेशन को। ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, इस इक्वेशन से क्या बता रहा है, मास ऑफ अर्थ अपॉन में r स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। यानी जो हमारा एक्सेलरेशन A होता है, अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा तो हमारा स्मॉल g आ जाएगा, कितना आ जाएगा, स्मॉल g। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, क्या ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, हमारा इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। क्या इस इक्वेशन में कहीं मास दिखाई दे रहा है, नहीं। जो हमने ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर किया था, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on the mass of body। ओके, तो इसको हम इरेज करेंगे, जरा ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक, अब एक और कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट के, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ना तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही उसके शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने आपको 3 केस बताए थे, याद है। पहला केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट ये जो मास m है, मान लेते हैं इसके और इस टॉप पॉइंट के बीच की दूरी कितना है, h है,
मास और यह टॉप जो पॉइंट है सेंटर से और इस अर्थ के सरफेस तक के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर है। तो अगर ये मास एम यहाँ रहता और ये हमारा सेंटर पे क्या है, कैपिटल एम ही है, और ये हमारा क्या है, तो अगर सरफेस पे बॉल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था, जी और स्मॉल एम अपान में कैपिटल आर का स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएगा, जी एम अपान में आर का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या बताए थे, अगर इस सरफेस पे है यहाँ पे बॉल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मास का अर्थ कितने सॉरी आर किसके बराबर हो जाएगा, इस कैपिटल आर के बराबर। ध्यान से समझिए क्या बताया था। ये तो हमारी इक्वेशन आपको क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब इस मास को हम लोग इस अर्थ के सरफेस पे रख देंगे, कहाँ, अर्थ के सरफेस पे, और इस अर्थ के सेंटर से इस सरफेस के बीच की दूरी आर है, तो इस आर की जगह पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला आर हो जाएगा। दूसरा क्या बताए थे हम कि अगर इसी आर को हम लोग ऑब्जेक्ट को एच हाइट दूरी पर रख दें तो अब यहाँ से और यहाँ तक के बीच के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, जी एम अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कब, जब ऑब्जेक्ट सरफेस से एच हाइट ऊपर रहेगा। मास देख रहे हैं, सरफेस से एच हाइट ऊपर है, तो ये आर वाली दूरी और प्लस एच वाली दूरी, इन दोनों के बीच मिला के आर प्लस एच, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जी एम अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तीसरा हम क्या बताए थे कि अगर इस बाल को हम लोग नीचे ला देते हैं, कहाँ, यहाँ पे, तब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, जी एम अपान में स्मॉल एम है, जी एम अपान में आर माइनस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि टोटल दूरी ये आर था और ये एच था, तो आर में से हम जब एच माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी एच हाइट नीचे आ गया, तो पूरा आर है, और जब एच हाइट नीचे आ जाएंगे तो पूरा आर में से जब एच माइनस करेंगे तो दूरी मिल जाएगा, तो आर माइनस एच जब बिलो आ जाएगा सरफेस से। ठीक, तो ये हमारे 3 केस थे। ओके, अब हम एक टर्म आपको बताए थे फ्री फॉल का। क्या बताए थे, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या बताए थे कि जब किसी बॉडी को क्या करेंगे, जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट पे फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, हाइट ऊपर फेंकेंगे, एच हाइट ऊपर गया ये बॉल, और फिर कहाँ आ गया, नीचे। तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे और वो बॉल नीचे आ जाएगा, किसके अंडर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में। तो जब किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वो बॉल अगर नीचे आती है, यानी वहाँ पे ग्रेविटेशन को छोड़ के कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होता है इस बॉडी पे। यानी वहाँ पे ना एयर का फोर्स लगेगा, केवल और केवल ग्रेविटी उस पे एक्ट करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसकी वजह से बॉल नीचे आती है, उसको कहते हैं फ्री फॉल। यानी वो फ्री है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे ला सकता है, न कि उस पे एयर उसको रोकेगा। एयर का कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल और केवल किसका फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स लगेगा। ठीक, तो इसको अब हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, लेकिन जब फ्री फॉल का केस आता है तो a की जगह पे क्या रख देते हैं, g रख देते हैं, और ut प्लस हाफ a होता है, AT स्क्वायर होता है, हम लोग पढ़े थे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, यानी बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम a की जगह पे क्या रख देंगे, g, और s की जगह पे
h और a की जगह पे g, यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, लेकिन a की जगह पे g रखेंगे और जो हमारा डिस्टेंस s है उसकी जगह पे h रख देंगे। तो याद रखिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट इक्वेशन से हमारा आया था टाइम ऑफ एसेंट जिसकी वैल्यू था u/g। दूसरे इक्वेशन से हमारा आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जितना बॉडी मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा कितना था 2u/g, और जो मैक्सिमम हाइट था पार्टिकल के द्वारा कितना मैक्सिमम हाइट जाएगी तो वो था u²/2g। ठीक, अभी हमारा केस क्या है कि किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं और हमारा ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे। देख रहे हैं, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और अगर बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा स्मॉल जी है वो कितना हो जाएगा, निगेटिव। और जब दोनों अगर बॉल को नीचे फेंक रहे हैं और ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा जो जी है वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस स्मॉल जी की जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8। कितना होता है बाबू, 9.8। ठीक, ओके, तब इसको नोट कर लिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम लोग पढ़े थे केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स लॉ के 3 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया और तीसरा था हमारा लॉ ऑफ पीरियड। ये केपलर्स के 3 लॉ हैं। तो पहले लॉ में केपलर्स ने क्या बताया, लॉ ऑफ ऑर्बिट में, कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लैनेट, ये एक इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, ऐसे जो चिपटा हुआ पाथ होता है अंडे आकार का, एग के शेप का अंडा, देखें हम लोग, अंडे के जो शेप का होता है उसको हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। जैसे हम लोग सर्कुलर पाथ पढ़े थे उससे थोड़ा सा चिपका होता है इलिप्टिकल पाथ। तो ऑर्बिट क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करते हैं, और इस तरह से फॉलो करते हैं कि हमारे पास इस इलिप्टिकल पाथ में एक सेमी मेजर एक्सिस होता है। क्या होता है, एक एक्सिस होता है, जैसे आप एक्स एक्सिस पढ़ते हैं और वाई एक्सिस पढ़ते हैं, तो उसी तरह से इलिप्टिकल पाथ में एक हमारा एक्सिस होता है जो बीचों बीच जाता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं ए। यहाँ से यहाँ तक पूरे डिस्टेंस कितना होता है, ए नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो इस तरह से अटैच होता है कि 2 फोकाई होते हैं इस पे, एक फोकाई F1 और ये हमारा फोकाई है। आप लोग हायर क्लास में फोकाई के बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ समझिए कि इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकाई होते हैं, एक फोकाई F1 और एक फोकाई, यानी ऐसे होता है फोकाई F4 CI फोकाई। तो इस तरह से हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं कि जो सन है हमारा वो एक क्या हो, फोकाई पे प्रेजेंट हो। सन जो हमारा एक फोकाई पे क्या हो, प्रेजेंट हो। ये हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है। अब लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, मान लेते हैं ऐसे यहाँ और ये ऐसे यहाँ, ठीक, इसको हम लोग ऐसे पेंट कर देते हैं, और यहाँ एक एरिया बनाते हैं और एक यहाँ एरिया बनाते हैं। लॉ ऑफ एरिया के अनुसार क्या कहता है कि जितना एरिया ये यहाँ बन रहा है प्लैनेट्स के द्वारा, अगर मान लें कि स्विफ्ट यहाँ से प्लैनेट जब यहाँ जाएगा तो सन से इतना एरिया स्विफ्ट करेगा, इतना एरिया बनाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ का एरिया अगर A1 मिला, तो लॉ ऑफ एरिया के अनुसार केपलर्स लॉ के हिसाब से यहाँ भी जो एरिया कितना होगा, A1 होगा। यानी कि इलिप्टिकल पाथ के हर एक पॉइंट पे जो प्लैनेट्स एरिया बनाएगा वो इक्वल एरिया क्या करेगा, स्विफ्ट करेगा। यानी जितना एरिया इस पॉइंट पे होगा उतना ही एरिया इस पॉइंट पे भी होगा।
और जितना एरिया यहाँ इस पॉइंट पे स्विफ्ट करेगा इससे, उतना ही एरिया इस पॉइंट पे स्विफ्ट करेगा। कैसे? ऐसे। ठीक, ओके। अब लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि प्लैनेट्स के द्वारा एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, यानी मान लेते हैं यहाँ से अगर प्लैनेट चला तो यहाँ से चलते चलते जब फिर से यहीं पहुँचेगा तो उसका एक रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो पार्टिकल्स के प्लैनेट्स के द्वारा टाइम लगता है उसका स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का। समझ आया बात? यानी प्लैनेट्स को एक कंप्लीट इलिप्टिकल पाथ को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगा, मान लेते हैं टी टाइम लगा होगा, तो उस टाइम जो लगा उसका स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर। ये हमारा क्या बताता है? लॉ ऑफ पीरियड। तो ये 3 लॉ थे के पास जो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखें, इसको इरेज कर देते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट और समझते हैं उसको पहले। क्या है? हमने आपको बताए होंगे कि जब प्लैनेट जो है, प्लैनेट्स जब इस सन के पास आता होगा, जब कोई प्लैनेट्स इस सन के पास आएगा तो मान लेते हैं कि प्लैनेट v वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। इसकी वेलोसिटी क्या है? मान लेते हैं v वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। तो क्या कहता है नोट पॉइंट में कि जब पार्टिकल यहां से पहुंचते पहुंचते सन के पास जाता है, जब सन के पास नियर सन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम, यानी कि इंक्रीज करके प्लैनेट की सबसे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो सन के पास होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक, और जब फार यानी कि जब दूर जाएगा सन से, क्या जाएगा? जब सन से दूर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट के मिनिमम हो जाएगी। ये हमारा नोट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, कि इन विच कंडीशन द प्लैनेट्स अटेंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इन केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के अनुसार प्लैनेट्स किस पॉइंट पे उसकी सबसे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? तो नियर द सन। और सबसे मिनिमम वेलोसिटी, सबसे जो कम वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी? सन के पास में होगी। ठीक, ओके। तो ये हमारा आज का रिवीजन का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। क्या है? रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर है। इसके आगे के जो पार्ट बचे हैं वो हमारे अगले लेक्चर में रिवीजन करेंगे उसको। यही हमने 2 पार्ट इसलिए रखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज लेक्चर में इतना रहने देते हैं, और कल जो है हम आपको सेकेंड डोज देंगे। और सेकेंड डोज हमारा क्या रहेगा कि इस रिवीजन का जो हमारा इस रिवीजन का कंसेप्ट चला है, उस रिवीजन को हम लोग 2 लेक्चर में पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट था रिवीजन का, अब इसके आगे ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, इसके जो आगे लेक्चर्स बचे होंगे। ठीक, तो आज इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। इस रिवीजन का जो फर्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशन का, उसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।